हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज्य आईएएस में पुनः स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का भूगोल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। अगर आप आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक या फिर अगर आप सीजीपीएससी प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक आपका 1। प्रश्न क्रमांक हमारा 1 है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक अवस्थिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्या प्रश्न है? छत्तीसगढ़ की भौगोलिक अवस्थिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब सभी इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक अवस्थिति। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। क्या जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वो प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है? ये हमारा आपका पहला ऑप्शन सही है। ग्लोब में अगर हम ग्लोब की बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा बात एकदम सही है। हम पढ़ते हैं ना कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरी उनका विस्तार है। तो क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारी बात एकदम सही है। तीसरी बात, भारत के मध्य पूर्व भाग में स्थित है। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य का भारत की तुलना में अगर उसकी पोजीशन को देखें तो एक्चुअल में कहां पास पड़ता है? वो मध्य पूर्व भाग में आपका स्थित है। ये बात भी सही है, जबकि हमको निकालना है गलत। चलिए ऑप्शन देखते हैं। छत्तीसगढ़ एक भू आबद्ध राज्य नहीं है। तो अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य को तो ये जो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। जबकि अगर हम इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को देखें तो किसी भी प्रकार से किसी समुद्री सीमाओं से या किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बिल्कुल भी आपका घिरा हुआ नहीं है। तो एक्चुअल में हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो एक भू अवस्थित राज्य है, एक जो है भू आबद्ध राज्य है। क्लियर है? एक भू आबद्ध राज्य है, जबकि यहाँ पर क्या बोला आपका नहीं है। तो एक्चुअल में ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। इसीलिए पहला का उत्तर क्या होगा? हमारा आपका सी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 2, भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन तिथि से प्रारंभ हुआ था। आप सभी जानते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उसका उद्घाटन कब किया गया था, उसकी घोषणा कब की गई थी, ये सभी महत्वपूर्ण है। उसी में से एक प्रश्न है कि उत्पादन एग्जैक्ट किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 4 फरवरी 1959, 15 अगस्त 1959, 1 जनवरी 1959, 2 फरवरी 1957। तो ध्यान रखेंगे अगर हम उत्पादन की बात करें तो इस दिन आपका इसी 4 फरवरी को आए थे कौन? आपका तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है 4 फरवरी 1959 होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पश्चिमी उच्च भूमि निम्नलिखित में से किसे विभाजित करती है। क्या बोला जा रहा है? पश्चिमी उच्च भूमि। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पश्चिमी उच्च भूमि हम किसे कहते हैं। तो अगर पश्चिमी उच्च भूमि की बात करें तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो बालोद है, इस बालोद का जो दक्षिण क्षेत्र है, साथ में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, आगे जाओगे तो पड़ेगा आपका राजनांदगांव का डोंगरगढ़ क्षेत्र। अब यहाँ से इनकी वापसी करा दोगे तो एक्चुअल में इसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी के आपका उच्च भूमि कहते हैं। अब इसको देखना है कि किन 2 नदियों को या किन जो है 2 अपवाह तंत्र को क्या करती है? विभाजित करती है। ऑप्शन है शिवनाथ और नर्मदा नदी को, ईब और मैनी को, शिवनाथ और महानदी को। ऑप्शन डी है वेनगंगा और शिवनाथ नदी को। तो ध्यान रखेंगे लगभग इसी के आसपास से कौन जाएगी? आपका शिवनाथ जाएगी, और इधर से आपको कौन देखना है? आपको वेनगंगा की आपको नदी देखना है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन जो कि आपका डी होगा, वेनगंगा और आपका शिवनाथ नदी को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकालीन स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगर हम ग्रीष्मकाल की बात करें तो यहाँ पर क्या आपका स्थानीय जो है गर्म हवाएं चलती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, क्या उसे पलानी कहते हैं, क्या उसे हम चिनुक कहते हैं, या फिर उसे लू कहते हैं। ऑप्शन डी, क्या हम उसे क्या कहते हैं? अंधी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो ग्रीष्मकालीन स्थानीय हवा है
उसे एक्चुअल में हम सभी क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 5, छत्तीसगढ़ का प्रथम हाथी रिजर्व लेमरू रिजर्व का विस्तार निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है? आप सभी जानते हैं इस राज्य का पहला आपका जो हाथी रिजर्व है वो कौन आपका लेमरू हाथी रिजर्व है। अब इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में नहीं है? ऑप्शन ए आपका कोरबा, ऑप्शन बी गोरेला पिंडरा मरवाही, ऑप्शन सी रायगढ़ और ऑप्शन डी के हमारा आपका सरगुजा है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो अधिकतम विस्तार कोरबा में है, लेकिन कोरबा के साथ आपका रायगढ़ में भी है, सरगुजा में, लेकिन गोरेला पिंडरा मरवाही में इनका कोई विस्तार नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटस्थ तहसील निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या बोला जा रहा है? कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटस्थ तहसील निम्नलिखित में से कौन सा है? हम सभी जानते हैं जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों से होकर गुजरती है, और लगभग जब वो गुजरती है तो कम से कम 7-8 तहसीलें क्या करती है? वो स्पर्श करती है या वहां से होकर जाती है। प्रश्न है सर्वाधिक निकटस्थ। ऑप्शन ए बलरामपुर तहसील, ऑप्शन बी मनेन्द्रगढ़, ऑप्शन सी बैकुंठपुर, ऑप्शन डी प्रतापपुर तहसील। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा जो कर्क रेखा है वो सर्वाधिक जो क्या करती है आपका निकट किसके हैं? बैकुंठपुर जो है तहसील के निकटस्थ है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो अगर इसका जब आंसर लेंगे ना तो इसे प्रयास करोगे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के आधारों पर। क्या है? सर्वाधिक किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में जो वनों का आंकड़ा है वो क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जो वन क्षेत्र है वो 55,812 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें हमको क्या बताना है? सामान्य सघन वन, ऑप्शन बी आपका सघन वन, ध्यान रखेंगे अति सघन वन, इसे जो बच्चे यूट्यूब पर सुन रहे हैं इसे हम क्या पढ़ेंगे? सामान्य सघन वन, यहाँ पर आपका अति सघन वन, सी आपका खुला वन और डी हमारा आपका रोपण वन। तो अगर हम इस आंकड़े की बात करें इसमें किस प्रकार के वनों की अधिकता है, तो ध्यान रखेंगे जो सामान्य सघन वन है वो छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान में 23.65 क्या आपका प्रतिशत है, और ध्यान रखेंगे इस आंकड़े में परिवर्तन हुआ है। तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में अगर हम इस वन से अगर तुलना करें तो कुल अधिकतम वन कौन है आपका? सामान्य सघन वन या केवल सघन वन? तो 7 का उत्तर क्या होगा? हमारा आपका ए होगा। लेकिन बाकी आंकड़े भी आपको पता हो, जैसे कि अति सघन वन 5.49% है, खुला वन 12.14% है, और जो रोपण वन है वो 0.45% है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 8, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में लिथियम खनिज की पुष्टि हुई है? ध्यान रखेंगे ये एक रेयर जो है आपका अर्थ है। क्लियर है? अब अगर बात करें कि इस खनिज का, तो लिथियम खनिज ये कोरबा में तो प्राप्त हुआ ही है, लेकिन कोरबा के अलावा इस राज्य के एक और जिले में आपका प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए आपका रायगढ़, ऑप्शन बी आपका जांजगीर चांपा, ऑप्शन सी हमारा आपका बीजापुर और आपका डी जो कि हमारा आपका सुकमा। तो ध्यान रखेंगे कोरबा के अलावा इसकी जो पुष्टि है वो सुकमा में भी हुआ है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात है कि लिथियम, अब ध्यान रखेंगे ये जो लिथियम है ना, ये जो लिथियम है वो कोरबा का 2 पहाड़ को ध्यान रखना है आपको। कौन कौन सा? कोरबा का 2 पहाड़ है। कौन कौन सा पहाड़ है? मानगुरु और साथ ही साथ क्या आपका चकचकवा पहाड़, इन दोनों में क्या प्राप्त हुआ है हमें? आपका लिथियम की पुष्टि हुई है इनके गर्भ में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, छत्तीसगढ़ एवं काल्पनिक रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब ध्यान रखिए बस कौन सा कथन गलत है, इसे आपका कौन सा कथन जो कि आपका सही है। इस प्रश्न को आप क्या पढ़ेंगे? आपका छत्तीसगढ़ एवं जो है काल्पनिक रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें से एक बस सही है, बाकी सभी क्या हमारा आपका रॉन्ग है। चलिए देखिए आगे क्या। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरती है। क्या 7 जिलों से? बिल्कुल नहीं,
ये 4 जिलों से गुजरती हैं, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। दूसरी बात, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 5 जिलों से गुजरती है। ये 5 जिलों से, तो ध्यान रखिएगा बस, क्या जो नए बच्चे हैं 7 जिलों से, कर्क रेखा 4 जिलों से, IST 7 जिलों से। अगला पढ़िए, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को प्रतापपुर तहसील में काटती है। प्रश्न सोचेंगे, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का जो कटान बिंदु है वो सूरजपुर का प्रतापपुर में है क्या? तो ये स्टेटमेंट भी हमारा आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये 2 जगह से होकर जाती है। ये जो दोनों की दोनों जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो कहाँ से? कोरिया और सूरजपुर दोनों से होकर जाती है, लेकिन दोनों का जो कटान बिंदु है वो एक्चुअल में प्रतापपुर में नहीं है, वो कहाँ है आपका? सोनहत जो है आपका तहसील में है। कहाँ? आपका कोरिया का सोनहत तहसील में उसकी कटान बिंदु है। ये भी हमारा रॉन्ग है। आगे बढ़िए, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में विषुवत रेखा का विस्तार है। अब क्वेश्चन को पढ़िए कि दक्षिण में बोल जा रहा है, क्लियर है? अगर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का आपका बस्तर पार्ट ऐसा है, तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में इधर अगर पढ़ेंगे तो क्या आपको भूमध्य रेखा आपको दिखाई देगा? तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 100% विषुवत रेखा का विस्तार होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारा आपका 9 का डी होगा। तो अगेन बता दें, इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, कौन सा? आपका ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, दंडकारण्य के अधिकांश भूगर्भ में किस प्रकार के शैलों का विस्तार है? क्या प्रश्न है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। दंडकारण्य के अधिकांश भूगर्भ में, अब दंडकारण्य मतलब कौन? लगभग संपूर्ण बस्तर संभाग। संपूर्ण बस्तर संभाग में किस प्रकार के शैलों का विस्तार है? ऑप्शन ए धारवाड़ शैल समूह, ऑप्शन बी आर्कियन शैल समूह, ऑप्शन सी लमेटा शैल समूह, ऑप्शन डी दक्कन शैल समूह। तो हम सभी जानते हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के 50% से अधिक भागों में आर्कियन है, जबकि अगर हम केवल अगर दंडकारण्य की बात करें, इस दंडकारण्य के लगभग 75% आपका भूगर्भ में क्या है? आपका आर्कियन चट्टानों का विस्तार है। इसीलिए 9 का उत्तर क्या होगा? हमारा आपका पी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक आपका 11 की ओर। छत्तीसगढ़ के कडप्पा शैल समूह की उत्पत्ति किस भारतीय महाकल्प के दौरान हुआ था? क्लियर है? ये कहाँ की बात चल रहा है? अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य का भूगर्भिक इतिहास को देखें कि किस प्रकार यहाँ पर शैलों की उत्पत्ति हुई है, उसमें प्रश्न है क्या? भारतीय महाकल्प। इसमें आपका किस भारतीय महाकल्प, क्योंकि उसकी अलग अलग जो है काल अवधि है, उसमें प्रश्न है कि क्या रहेगा? हमारा आपका कडप्पा शैल समूह की उत्पत्ति किस कालखंड में हुआ था? ऑप्शन ए हमारा आपका आर्य है, ऑप्शन बी हमारा आपका द्राविड़ है, ऑप्शन सी आपका आद्य है, ऑप्शन डी हमारा आपका पुराण जो आपका महाकल्प है। तो अगर हम उस जो है भूवैज्ञानिक जो है काल विभाजन की बात करें, तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो कडप्पा शैल समूह की जो उत्पत्ति है वो किस महाकल्प में हुआ था? तो वो है हमारा कौन? आपका पुराण महाकल्प। इसी पुराण महाकल्प में आपका कडप्पा और विंध्य चट्टानों का यहाँ पर क्या होगा? विस्तार आपको दिखाई देगा। इसीलिए 11 का उत्तर क्या होगा? हमारा आपका डी होगा, पुराण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 12 है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? अब ये आपके सामने एक जोड़ा है, एक तरफ आपका मिट्टी का नाम है और दूसरी तरफ उस मिट्टी की लोकल जो कि आपका लैंग्वेज है, उसे लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? चलिए देखिए आगे क्या, काली एवं पीली मिट्टी। क्या काली और पीली मिट्टी को कछार बोलते हैं? ऑप्शन बी लाल पीली मिट्टी को मटासी बोलते हैं। क्या लाल पीली मिट्टी को मटासी बोलते हैं? ये बात एकदम आपका सही है। तीसरी बात, काली मिट्टी को छत्तीसगढ़ राज्य में क्या बोलते हैं? कछार बोलते हैं। ये बात सही है। लेटराइट मिट्टी को छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय आधारों पर उसे भाटा बोलते हैं। ये हमारा आपका युग्म सही है। ये जोड़ा सभी सही है, लेकिन काली और पीली मिट्टी को कछार नहीं कहते हैं। एक्चुअल में अगर आप इसे देखें तो क्या बोलते हैं? आपका डोरसा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आपका डोरसा कहते हैं। इसीलिए 12 का उत्तर क्या होगा? हमारा आपका ए होगा। 12 का उत्तर क्या होगा? हमारा आपका ए होगा।
ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। छत्तीसगढ़ में अपर विंध्यान शैल समूह का विस्तार निम्नलिखित में से किस जिले में है? क्या प्रश्न है? अपर विंध्यान शैल समूह, ये छत्तीसगढ़ राज्य का भूगर्भिक बनावट से प्रश्न है। ये क्या आपका अपर विंध्यान शैल समूह? ऑप्शन ए मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी बिलासपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये जो हमने प्रश्न लिया हुआ है वो केवल आपको याद कराने के लिए है। क्या याद कराना है? कि छत्तीसगढ़ राज्य में अपर विंध्यान शैल समूह का कोई विस्तार नहीं है। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में अगर हम शैल समूह की बात करें तो केवल आपका लोअर आपको दिखाई देगा। इसीलिए आपका इसका उत्तर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में इसका कोई विस्तार नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 14। हसदो रामपुरा बेसिन उत्तर पूर्व में किस क्षेत्रीय भूधरातलीय संरचना का विस्तार है? क्या प्रश्न है? हसदो रामपुरा बेसिन ये छत्तीसगढ़ राज्य की एक जो है आपका भूधरातलीय संरचना है या भौगोलिक विभाजन है। उसमें क्या प्रश्न है? इसके उत्तर पूर्व में किस क्षेत्रीय भूधरातलीय संरचना का विस्तार है? तो ये समझने के लिए हमको पहले पता हो कि हसदो रामपुरा बेसिन एग्जैक्ट कहाँ है। तो हम सभी जानते हैं कि लगभग ये जो गोरला पेंड्रा है, इस क्षेत्र से आगे बढ़ेंगे तो लगभग सरगुजा के आसपास क्या दिखाई देगा? हसदो रामपुरा बेसिन। अब प्रश्न है उसके उत्तर पूर्व में, अगर मान के चले कि हसदो रामपुरा बेसिन अगर यहाँ है तो हमको बताना है कि नॉर्थ क्या आपका ईस्ट में यहाँ पर क्या आने वाला है। क्लियर है? चलिए ऑप्शन ए है सरगुजा बेसिन, ऑप्शन बी मैकल श्रेणी, ऑप्शन सी कोरबा बेसिन, ऑप्शन डी अरपा लीलागढ़ का मैदान। तो अगर हमारा आपका हसदो रामपुरा बेसिन है तो इधर पड़ेगा आपका अरपा लीलागढ़ का मैदान है, इधर क्या पड़ेगा आपका मैकल जो आपका क्या आपका श्रेणी है, जबकि जो कोरबा बेसिन है वो लगभग आपका इस ओर दिखाई देगा। अब बचा हमारा सरगुजा बेसिन, तो यहाँ पास आने वाला है कि आपका सरगुजा जो कि आपका बेसिन आएगा उत्तर पूर्व में, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? हमारा आपका ए होगा। तो 14 का उत्तर क्या हुआ? हमारा आपका ए हुआ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 15। जसपुर पाट प्रदेश के कैलाश गुफा से किस नदी का उद्गम होता है? आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा जो है प्राकृतिक विभाजन है कौन? जसपुर पाट प्रदेश। और इसी जसपुर पाट प्रदेश में देखेंगे तो आपका नीच घाट है और यहाँ पर आपका ऊपर घाट है, उसी में से आपका कैलाश गुफा, और उसी कैलाश गुफा से एक नदी का उद्गम है आपका ऑप्शन ए इब नदी, ऑप्शन बी डोकरी नदी, ऑप्शन बी कन्हार नदी, ऑप्शन डी सुरंगी नदी। तो ध्यान रखेंगे ये जो डोकरी नदी है वो आगे जाकर किस में आके मिलेगी? आपका ईब नदी में। तो ये जो डोकरी नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश गुफा से, आपका जसपुर से। क्लियर है? कौन? आपका डोकरी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 16। किरमी धुमावा बेलपान माइंस निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रचलित है? ये जो टॉपिक है हमारा कहाँ से? आपका खनिज से है। किरमी धुमावा बेलपान माइंस ये छत्तीसगढ़ राज्य का प्रचलित माइंस है जो बीएसपी को क्या करता है? आपका डोलोमाइट देता है। इसी से आपका इसका उत्तर है कि आपका ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, कोरंडम। तो एक्चुअल में इन क्षेत्रों में विंध्यन चट्टानों का विस्तार है, इसीलिए यहाँ पर क्या मिलता है? आपका डोलोमाइट चट्टानों को यहाँ पर क्या आपका विस्तार खनिज प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 है। छत्तीसगढ़ के सिंचाई परियोजना एवं संबंधित जिला के संबंध में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? आपके सामने अगेन जोड़ा है, एक तरफ आपका यहाँ पास क्या आपका सिंचाई परियोजना है या नदी परियोजना है, और दूसरी तरफ यहाँ पास क्या आपका जिले का नाम है। इसमें से कोई एक जोड़ा हमारा गलत है। चलिए आपका पिपरिया जो आपका सिंचाई परियोजना या पिपरिया परियोजना, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, तो ये हमारा आपका जोड़ा एकदम सही है, ये जोड़ा हमारा सही है। दूसरा आपका समोदा बैराज रायपुर में है। ध्यान रखेंगे ये भी निर्माणाधीन है, ये समोदा जो है आपका रायपुर जो महानदी में आएगा, लेकिन आज वर्तमान में अभी ये आपका निर्माणाधीन है, क्योंकि जो ये एक छत्तीसगढ़ राज्य का वृहद परियोजना होगा। तो ये हमारा आपका जोड़ा एकदम सही है। तीसरा आपका मयाना क्या कांकेर में है, तो ये हमारा आपका युग में एकदम सही है। अगला पढ़िए मिरौनी,
क्या मिरौनी जांजगीर चांपा में है? तो बिल्कुल नहीं, मिरौनी जांजगीर चांपा में आया करता था, लेकिन अब ये बनेगा किसमें? आपका शक्ति कहाँ बनेगा? आपका महानदी में है, सबको ध्यान रखना है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा हमारा? आपका डी होगा। पुनः बता दें कि मयाना कांकेर में है, जबकि मिरौनी आपका जांजगीर चांपा में होना चाहिए, लेकिन आज वर्तमान में बस आपका शक्ति में है, सबको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 18 है, सेमर सोत अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये बहुत आसान प्रश्न है। सेमर सोत अभ्यारण्य, ये बहुत आसान प्रश्न था। इसका जो उत्तर क्या होगा? आपका बलरामपुर होगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर में इसका विस्तार है। क्लियर है? तो 18 का जो उत्तर क्या होगा हमारा? आपका बलरामपुर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, मत्स्य पुराण में, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। मत्स्य पुराण में शिवनाथ नदी का उद्गम पहाड़ी से बताया गया है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा शिवनाथ नदी है उसे सूनी और शिव नदी बोला गया है। हम बहुत अच्छे जानते हैं कि मत्स्य और वामन पुराण में इसे क्या बोला गया है? इसे सूनी और शिव नदी बोला गया है। लेकिन प्रश्न है, शिवनाथ नदी का उद्गम किस पहाड़ी से बताया गया है? मत्स्य पुराण में। जबकि अभी इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है आपका गढ़चिरौली जिला में कोडरी गांव से। प्रश्न है कि किस पहाड़ी से, और मत्स्य पुराण में उस पहाड़ी का क्या नाम है? ऑप्शन ए आपका ऋक्ष पर्वत, ऑप्शन बी आपका शक्तिमत पर्वत, ऑप्शन सी जो आपका श्रृंगेरी पर्वत, ऑप्शन डी आपका सिहावा पहाड़ी या फिर पर्वत से। इसकी बात आपका शिवनाथ नदी का मत्स्य पुराण में, केवल मत्स्य पुराण में, तो ध्यान रखेंगे उसे बोला गया आपका ऋक्ष पर्वत। इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मत्स्य पुराण में इस बात का उल्लेख है कि ऋक्ष पर्वत से निकलता है, जबकि वामन पुराण में उसे क्या बोला गया है? शक्तिमत पर्वत बोला गया। सबको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर होगा ऋक्ष पर्वत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 आज का अंतिम प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ के अरण्य क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आर्थिक समीक्षा 24-25, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के आधार पर इनमें से कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जो कि आपका गलत है? या बोल सकते हो कि जोड़ा आपका गलत है। साल 1, क्या छत्तीसगढ़ राज्य में साल 1 का वैल्यू इतना है? एकदम क्लियर रहिए कि 24-25 का आंकड़ा ये कहता है कि साल 1 अब छत्तीसगढ़ राज्य में 40.53% है। ये बात एकदम सही है। दूसरी बात आपका बी, सागौन वन, क्या छत्तीसगढ़ राज्य में 9.42% सागौन वन है? पहले भी था और अब भी इतना ही है। ऑप्शन सी, मिश्रित वन 50.05%। ध्यान रखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में क्या मेंशन है? मिश्रित वन का वैल्यू में बदलाव हुआ है। मैं पुनः बता दूं, ये जो आंकड़ा था वो पहले था 43.13%, लेकिन इसमें चेंजेस हुआ है। अब इसकी वैल्यू कितना है? 50.05%। इसीलिए इसका उत्तर होगा डी होगा। क्यों? क्योंकि साल 1 इतना है, सागौन 1 इतना है और हमारा मिश्रित वन आज वर्तमान में इतना ही है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो ये रहा आज का हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित बहुत ही नवीन प्रश्न, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में। अब बात रहा कि स्वराज्य आयोग की एक सूचना है। अगर आप सीजीपीएससी या व्यापम में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा न्यू बैच आ रही कल, ध्यान रखेंगे 21 जुलाई। हमारा जो आपका नया बैच है वो हमारा आपका स्टार्ट होगा 21 जुलाई को, और 21 जुलाई को 2 चरणों में है। एक जो हमारी क्लास है सुबह की क्लास, वो 7:30 से लेकर आपका 11 बजे तक रहेगा, और जो हमारी शाम की जो क्लास है वो 4:30 से लेकर आपका रात 8 बजे तक होगा। मैं पुनः बता दूं, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सीजीपीएससी प्री या मेंस की बात हो, या फिर अगर व्यापम का अगर किसी भी एग्जाम की अगर आप एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें ध्यान रखेंगे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7880121219। क्लियर है? अगर आप सीजीपीएससी या व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका 7880121219 ये हमारे एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। इसमें कॉल भी कर सकते हैं, इसमें आप चाहो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे
हमारा क्लास का जो टाइमिंग है वो 7:30 से 11 है और शाम में 4:30 से आपका 8 है। आप किसी भी बैच में आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में एक जैसी पढ़ाई होगी। दूसरी बात, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन मोड की बात करें तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से या आप अपने लैपटॉप के माध्यम से आप इसे पढ़ सकते हैं। बात रहा अगर ऑफलाइन शाखा का, तो इसकी जो ऑफलाइन क्लास है वो केवल और केवल आपका राज्य की राजधानी रायपुर में संचालित होगा। हमारा जो आपका एकेडमी है, इसकी जो ऑफलाइन क्लास है वो गोल चौक, ध्यान रखेंगे, टीडी नगर में आपका गोल चौक के पास आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर वहां पास आकर आप क्लास हमारा कर सकते हैं। तो ये रहा आज के लिए आज का हमारा एक संदेश। ध्यान रखेंगे, नया बैच 21 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से हम आगे चलकर और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे आबकारी के लिए, प्रयोगशाला और सीजीपीएससी प्री 2025 के लिए। आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद।